Are you able to hear me? Can you hear me? All right, चलो start करते हैं. Let us begin. So today we are going to study about spherical mirrors. Without wasting any time, फटाफट शुरू कर देंगे. Spherical mirrors. Students, spherical mirrors के दो टाइप्स है, concave mirror and convex mirror. क्या फर्क है दोनों में, फटाफट समझ लेते हैं. कॉन्केव मिरर में इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है. मिरर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, मान लो ये मिरर है, तो ये जो मैंने शेडिंग किया है, ये ऑब्लिक लाइंस बनाया है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है, ये वाला जो सरफेस है, अंदर वाला सरफेस, इनर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है और बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है. तो ये मेजर डिफरेंस है, याद रखो कि कॉन्केव मिरर में इनर रिफ्लेक्टिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है. दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. कन्वर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. व्हाई सो? ऐसा क्यों बोलते हैं? कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं हम? तो उसका रीजन ये है कि अगर कोई कॉन्केव मिरर के ऊपर रेज जब इंसिडेंट होते हैं, these are the parallel rays which are falling on a concave mirror. These are all incident rays. So after reflection, all these rays meet at one point. जब सारे रेस एक पॉइंट पर मीट करते हैं तो उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं. लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड है, और जब इसके ऊपर कोई रेस इंसिडेंट होता है तो ये सारे रेस जो है फैल जाते हैं इससे. तो ये जो है डाइवर्जिंग मिरर है. डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना, और कन्वर्ज करना मतलब एक पॉइंट पर मीट करना. सो कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि सारे रेस एक पॉइंट पर मीट करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है क्योंकि सारे रेस स्प्रेड आउट हो जाते हैं. और एक बात याद रखो बच्चों कि जब भी कोई इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज कैसे फॉर्म होता है? तो इमेज फॉर्म करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टेड रेस को एक पॉइंट पर मिलना चाहिए. द रिफ्लेक्टेड रेस शुड मीट एट पॉइंट. सो यू आर सीइंग दैट द रिफ्लेक्टेड रेस आर मीटिंग एट दिस पॉइंट हियर. लेकिन इसमें रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं करते हैं, मीट तो नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है, इट अपीयर्स as if these reflected rays are meeting at some point behind the mirror. मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर वो मीट करते हैं. यानी इसमें जो इमेज मिलता है वो है रियल इमेज, और इसमें जो इमेज मिलता है वो है वर्चुअल इमेज. मैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंसेस के और भी पॉइंट्स बोर्ड पर लिखता हूँ. फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड अप करता हूँ. आई विल बी रबिंग द बोर्ड सून, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now we proceed with more differences between concave and convex mirror. तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज मिलता है वो रियल मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार रियल मिलेगा. कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है. इन अ कॉन्केव मिरर थर्ड पॉइंट इज अबाउट image.
तो इमेज के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने को समझना है। तो सबसे पहला तो इसमें कॉन्केव मिरर में इमेज रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है। So remember this. This is the major difference. In concave mirror, the image may be real or virtual. In convex mirror, the image is always virtual. Image के बारे में दूसरा और एक पॉइंट जो जानना है वो है ये concave mirror का इमेज या तो inverted हो सकता है. You know that real images are always inverted. Real image हमेशा inverted होता है और virtual image हमेशा कैसा होता है? Erect होता है. So this image could be inverted or erect. Erect मतलब सीधा, inverted मतलब उल्टा इमेज. अभी इसमें इमेज हमेशा ऑब्वियसली वर्चुअल है तो इरेक्ट मिलेगा, और ऑलवेज इरेक्ट. इमेज के बारे में और एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए वो ये है कि कॉन्केव मिरर का इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो सकता है. मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा मैग्नीफाइड हो सकता है, और डिमिनिश्ड हो सकता है. डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा हो सकता है, और सेम साइज. तीन पॉसिबिलिटीज होती है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा डिमिनिश होता है, ऑलवेज डिमिनिश. ये एक भी पॉइंट टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करके डिटेल में नहीं दिया है. यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव स्टडीड दिस इन योर क्लास 10. नेक्स्ट पॉइंट. In a concave mirror, the image is formed or behind the mirror. Whereas in a convex mirror, image is always behind the mirror. This is the next point of difference between concave and convex mirror. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ जाएंगे. We will have further the types of images. फिर इसके बीच में और भी जो differences है उसको हम डिस्कस करते हैं. ये वो है differences between concave mirror and convex mirror. हमने images के बारे में स्टडी किया. Next we study about the sign of focal length. कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f. व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव. फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ f डिनोटेड, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f. It is always negative. Convex mirror का focal length is also denoted by f. It is always positive. और m यानी magnification may be positive or negative. Here magnification always positive. So these are a few differences between concave and convex mirror. Now we will proceed further with more points about spherical mirrors. तो मैंने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसा होता है, उनके बीच में क्या फर्क है, वो सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए. चलो अभी हम मिरर्स के बारे में और आगे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. मैंने बोर्ड तो रख कर दिया, कोई बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने वाले पॉइंट्स नहीं है ये. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमको स्फेरिकल मिरर्स के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझना है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझना है. अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता है, हमने प्लेन मिरर्स के टाइम पर भी स्टडी किया था. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फिर हमने स्टडी किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. ये सारे पॉइंट्स हम स्टडी कर चुके हैं. तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारा प्लेन मिरर जो होता है, दिस इज आवर प्लेन मिरर, तो इसका नॉर्मल बनाने का तो आसान है. आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो आपको नॉर्मल मिल गया. लेकिन अगर कर्व्ड मिरर होता है
तो कर्व मिरर का नॉर्मल कैसे बनाते हैं? इफ यू हैव अ कर्व मिरर लाइक दिस, तो you may make any line touching its point like this or like this or like this. तो इसमें से नॉर्मल कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करने का है? तो नॉर्मल डिसाइड करने का आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्लेन आई मीन कर्व सरफेस होता है, द रूल इज लाइक दिस, इफ यू हैव एनी कर्व सरफेस और आपको किसी पॉइंट पर नॉर्मल बनाने का है, तो सबसे पहला पार्ट पॉइंट तो स्टेप तो ये है कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाए और उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर बनाओ। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। So how do you obtain the normal to any curved surface? Then normal to any curved surface at the point of incidence, it is the perpendicular to the tangent at the point of incidence. I will write that sentence. You need to understand it very well. Normal to a curved surface is a perpendicular to the tangent at the point of incidence. So अगर ये हमारा कर्व मिरर है, मान लो कॉन्केव मिरर है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इस पॉइंट पर सबसे पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट का मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं नॉर्मल। अभी स्टूडेंट्स एक बात याद रखो कि अगर मैंने कोई सर्कल लिया है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सर्कल्स के बारे में स्टडी किया था, अभी सर्कल के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। सो आवर नॉर्मल इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस। ऐसा लॉ, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा थियरम आप लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किया था। क्लास 10th में ऐसे स्टडी किया था कि अगर कोई टेंजेंट है तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस इज द रेडियस, देन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उसका मतलब ये हुआ कि किसी स्फीयरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो नॉर्मल टू द स्फीयरिकल मिरर ऑलवेज passes to the center of curvature, that means it is along the radius of curvature. So let me write down that point also, it is a very important point and you must always remember that, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय, रे डायग्राम्स ड्रॉ करते समय और डेरिवेशंस करते समय ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको काम आएगा। सो नॉर्मल to a spherical surface passes through the center of curvature. Remember this, center of curvature. एक बात, that means it is along the radius of curvature. So these are some important points I wanted you to understand. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। दो सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। लेट मी टेक द अटेंडेंस। कितने स्टूडेंट्स आए? कुछ मैसेज था किसी स्टूडेंट का, और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है। चलो अटेंडेंस फटाफट ले लेते हैं। गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, आई अप्रिशिएट। और भाई चलो सबका अटेंडेंस हो गया है और आगे बढ़ जाते हैं। Let's go ahead. Now
we want to understand different terms related to spherical mirrors, important terms. ये सब जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एक तरह से रिवीजन है, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से काफी सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, किसी का छूट गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, और सबसे बड़ी बात एक साल हो गया, तो इसलिए हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये कोई कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसका अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। ये दोनों मिरर्स जो है, बोथ द मिरर्स आर पार्ट्स ऑफ एनी इमेजिनरी स्फीयर। अब मेरे हाथ को मैं अगर ऐसे कर्व करता हूं तो ये जो है एक कर्व सरफेस हो गया। आपका जो दाल का जो चमचा होता है, दाल बनाने का जो चमचा होता है, समोट ऐसा शेप होता है इसका, तो ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, इमेजिनरी स्फीयर का। अगर मैं ये क्लोज कर दूं तो ये इमेजिनरी स्फीयर हो गया। तो उसी तरह से हमारा जो मिरर है, दिस मिरर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सम इमेजिनरी स्फीयर। इफ आई कंप्लीट दिस इमेजिनरी स्फीयर, दिस इज द इमेजिनरी स्फीयर, or in this case we have this imaginary sphere। तो ये इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है वो हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। So what is the center of curvature? I can hear some students making noise. Please mute yourself. All right. There was some. Yes, उत्तम देसाई। तो तुझे उत्तम देसाई अभी से क्यों मुझे ये बोलना पड़ गया कि भाई रिकॉर्डेड वीडियो भेज देना, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? और खास करके उत्तम देसाई, जल्दी से मुझे रेस्पॉन्स करो। एनी प्रॉब्लम विद द वीडियो क्वालिटी ऑफ द वीडियो और एनीथिंग? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। उत्तम देसाई खास तुम बोलो मुझे, व्हाई डिड यू हैव टू से दिस? रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो बीच लेक्चर में उत्तम को ऐसा क्यों बोलना पड़ गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। लेट्स गो नाउ स्टूडेंट्स। तो जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर होता है, इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। अब देखो फिर से एक डिफरेंस आपको इधर पे मिल जाएगा, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर के पीछे की साइड है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। In a convex mirror, this is the, I mean, in a concave mirror, this is the reflecting surface. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंसेस में एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो कि इन अ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। In a concave mirror, the center of curvature is in front of the reflecting surface. This is the center of curvature. C. So, what is the definition of center of curvature? मैं definition लिख देता हूँ और मैं फिर तुरंत definition रख कर दूंगा। Center of curvature is the center of the imaginary sphere of which the surface of the mirror
forms a part. ये हमारे मिरर का सरफेस जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम में रहने दूंगा लेकिन ये डेफिनेशन में रख कर दूंगा। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो, अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया, नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस तक आप कोई भी लाइन ड्रॉ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ, ये जो स्फीयर है, जो स्फीयर इमेजिनरी स्फीयर, उसका जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और वो सेंटर से मिरर तक की कोई भी लाइन हो सकती है, ये भी सब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑल दिस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हाउ डू यू डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस of the imaginary sphere of which the surface of the mirror forms a part. हमारा ये जो imaginary sphere है उसका एक हिस्सा हमारे मिरर का सरफेस है। तो ये जो स्फीयर है, उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक बात याद रखने का, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज अ नॉर्मल टू द मिरर। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, इट इज अ नॉर्मल टू द मिरर, याद रखना था। तो कोई भी स्फीयरिकल मिरर का सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उसका नॉर्मल होता है। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको यहाँ पर याद कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखना है, फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं बोर्ड रब करूंगा। I have to explain more topics to you and I want to keep this diagram as it is. So understand it. In fact, I will draw the diagram once again. I will rub the board and go ahead. I hope you have taken the screenshot. I will rub the board. Now, there is one thing I want you all to understand, and that thing that you need to understand is कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल से पास होता है, स्टूडेंट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं बीच में जरा सा टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा हूँ। याद रखो, हम लोगों ने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो स्टडी किया था, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व्ड मिरर हो, हमारा ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, इनर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। दिस इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर का नॉर्मल है। इसका नॉर्मल जो है वो इमेजिनरी में अगर स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता है ये सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सब के सब नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। इसमें भी बहुत सारे नॉर्मल है। देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, 3 पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस है। इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ले लो तो आपको अलग अलग नॉर्मल्स मिलेंगे। And in this also, if I draw the imaginary sphere, then this is the center of curvature, and at different points of incidence, you can have different normals. So these are the different normals. What we know is that if this is the incident ray in short, I denote as IR. In exam, you are not allowed to write IR. The angle made by incident ray with the normal is angle of incidence. This is the reflected ray. I will write in short as RR. Again, you are not supposed to write RR in the exam. This is the angle of reflection. What I want you to understand, you know that angle I is equal to angle R. All right, yahan tak sab theek hai. The question is, what if our incident ray is going along the normal? अगर हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल पर होता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से होगा, ये आपको समझना है। And this is an important point I want you to understand. Most of the students know this and understand, but many students don't know that. So I specified on this, I stressed on it. So if incident ray is along the normal, then reflected ray is also along the normal. In that case, angle I
is equal to angle R is equal to 0. तीनों ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी. What is angle I? It is the angle made by incident ray with the normal. लेकिन अगर हमारा incident ray normal से ही आ रहा है तो वो normal के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो reflected ray भी 0 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो reflected ray भी उसी पाथ से ट्रैवल करेगा. तो ये अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे पास होता है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर भी उसी पाथ से वापस आएगा. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से वापस आएगा. सो दिस आर द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. तो अब आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरह से दैट इफ एनी इंसिडेंट रे is passing through the center of curvature, then the reflected ray also will pass to the center of curvature. So remember, if incident ray passes through center of curvature, then reflected ray also passes through center of curvature. Important points. Remember these and copy this. If incident ray passes through center of curvature, then reflected ray also passes through center of curvature. अभी तक मैंने आप लोगों के साथ क्या-क्या डिस्कस किया है. तो मैंने आप लोगों के साथ कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं. मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है. क्या हो गया, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं. ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं. तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि इंसिडेंट रे मीन कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंसेस डिस्कस किए. फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझना है. इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैंने आपको कॉन्केव सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सप्लेन कर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्सप्लेन कर दिया है. फिर हमने ये डिस्कस किया है कि किसी भी कर्व सरफेस का नॉर्मल कैसा होता है. और एक इंपॉर्टेंट रूल हमने स्टडी किया है कि अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पासेस थ्रू द नॉर्मल एंड इन दैट केस एंगल आई एंगल आर दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी. और इसीलिए किसी भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओगे. I will just have a little bit of water and then we will proceed further. इंपॉर्टेंट टर्म्स में बच्चों को बहुत सारे टर्म्स समझते हैं. मैंने आपके साथ अभी तक 2 टर्म्स डिस्कस किए हैं. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अनदर टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेट अस सी. One very important term that you need to understand is the pole. If this is a concave mirror and this is a convex mirror, concave mirror, convex mirror, तो मिरर का जो सेंटर होता है, ये सेंटर पर जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पोल. तो ये मिरर का सेंटर का पॉइंट है, वी कॉल इट एज पोल. और ये इमेजिनरी स्फीयर अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. आई विल डिनोट बाय सी एंड हियर आई विल हैव अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. आई विल डिनोट बाय सी. नाउ इफ यू हैव अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. And here also the line passing through the pole and the center of curvature is called principal axis. So what is the meaning of pole? 2 more terms I have discussed. So total 4 terms: center of curvature, radius of curvature, pole and principal axis. What is pole? The center of the surface of the mirror. Pole क्या होता है? तो pole is the center of the surface of mirror. अब मैंने concave mirror या convex mirror specify नहीं किया है, but it is understood that the center always stands for the center of surface of either concave mirror or convex mirror or spherical mirror. So this is also the same definition, center of surface of the mirror. What is principal axis? It is a line passing through pole
एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों केस में डेफिनेशन सेम रहता है। So what is the pole? It is the center of surface of the spherical mirror. And what is principal axis? It is a line passing through the center of curvature and the pole. Then next term that you need to understand is linear aperture. Linear aperture क्या होता है? इसको समझने के लिए फिर से वो चमचे वाला एग्जांपल ले लो। ये आपका चमचा है। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये सरफेस का शेप कैसा होता है? सर्कल होता है। ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, लेकिन ये जो रिम है उसका वो कैसा है? सर्कल। अब इसका जो डायामीटर होता है उस डायामीटर को हम लीनियर एपर्चर बोलेंगे। तो ये अगर हमारा कर्व मिरर है, इस कर्व मिरर का जो डायामीटर होता है, देन डायामीटर इज कॉल्ड एज लीनियर एपर्चर। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? मिरर के एज पर एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डायमेट्रिकल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर एपर्चर। सो व्हाट इज लीनियर एपर्चर? इट इज द distance between two diametrically opposite points on the edge of the mirror. It is the distance between two diametrically opposite points on the mirror. 5 points हो गए: center of curvature, radius of curvature, then pole, principal axis, linear aperture. What is linear aperture? It is the distance between two diametrically opposite points. तो मिरर का जो सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर अगर कोई डायमीटर ले लो तो उसको हम लीनियर एपर्चर बोलते हैं। तो ये हो गया लीनियर एपर्चर। फिर एक होता है एंगुलर एपर्चर। व्हाट इज एंगुलर एपर्चर? आई विल एक्सप्लेन इट। ये लीनियर एपर्चर स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको लीनियर एपर्चर, principal axis, ये सारे definitions मिल जाएंगे। I want to go ahead further. So let us go ahead with angular aperture. What is angular aperture? Let us discuss that. Angular aperture क्या होता है? Angular aperture is the angle formed at the center of curvature. तो हमारा एंगुलर एपर्चर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने वाला है बाय टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द एज of the mirror. तो ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो है ये एंगल, दिस एंगल इज गोइंग टू बी एंगुलर एपर्चर. So here also this forms linear aperture, and if I join these edges with the center, then what I get angle here, this angle is called as angular aperture. So that makes total 6 points that I have discussed with you. What are the 6 points I have discussed with you? I have discussed with you center of curvature, radius of curvature. I have discussed with you pole. I have discussed with you principal axis. I have discussed with you linear aperture and angular aperture. Next, we need to discuss focal length of the mirror, principal focus of the mirror. तो principal focus हम डिस्कस करेंगे, focal length डिस्कस करेंगे, और उसके साथ मैंने आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए होंगे, और कोई पॉइंट्स अब हमारे पास डिस्कस करने के बाकी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस, आई मीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमको डिस्कस करना है। तो मेरा जो कल का लेक्चर होगा, आज मैं कोई वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूँ, सो टुडे नो मोर वीडियोस। आज का ये जो लेक्चर है, यही लेक्चर बाय आफ्टरनून
After I finish your lecture, I will have to go to the school. So by afternoon, when I return back, I will upload this video on the YouTube. Same video I will upload. I will always upload Zoom videos on the YouTube, but that does not mean you are going to remain absent. You have to speak to me during the Zoom lecture. You can unmute yourself and ask me your doubts. अभी टाइम हो गया है, बीच में जब भी मेरा लेक्चर अभी लेक्चर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, तब तक हम बात करेंगे. आप लोग आपके मोबाइल्स को अपने आप अनम्यूट करके मेरे साथ बात कर सकते हैं. देखो बच्चों, जूम लेक्चर में सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप मेरे साथ बात कर सकते हो. मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बीच में आपको जब भी ऐसा लगे कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तुरंत अनम्यूट करो और मेरे साथ बात करो और फिर से खुद को म्यूट करो. दिस इज द बेस्ट एडवांटेज यू कैन हैव. So students, today I am not uploading any more videos. Tomorrow what I am discussing with you, and tomorrow I am discussing with you for principal focus, focal length, and all important formula. ये formula के derivations भी हमको पढ़ने हैं from the board exam point of view, but derivations tomorrow I am not going to discuss with you. Once I discuss all the important formula with you, you would be in the position to solve the next practice sheet that I will be giving to you. So I think that's enough for today. But I repeat once again, मैं जब explain कर रहा हूँ, बीच में जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो अब आप चैट पर मैसेज मत भेजो, क्योंकि मैसेज रीड करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है. मतलब टाइम से भी ज्यादा मुझे पता ही नहीं चलता है आपने मैसेज भेजा है कि नहीं भेजा है. तो बेस्ट सॉल्यूशन इज कि आप तुरंत क्या करो, अपना मोबाइल अनम्यूट करो और मेरे साथ बात करो. ऑन द स्पॉट मुझे कुछ पूछ लिया करो, और जैसे ही कुछ पूछ लिया वापस अपना मोबाइल को आप म्यूट कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इट इज लाइक क्लासरूम, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही हो गया. सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे. Anybody wants to ask anything? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. Respond करो जल्दी जल्दी. चलो अनम्यूट करो, बात करो मेरे साथ. Unmute yourself and talk to me. किसी को कोई डाउट्स पूछना है 2 सेकंड में हट जाओ. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. All right, विपुल सब समझ में आ गया सबको? Everybody understands that. Thank you for responding. You can unmute and ask. Yes. सर स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ हाँ ले. स्क्रीनशॉट ले लो. Then we end the lecture here. We'll end the lecture here. Bye everybody. See you tomorrow. We'll meet tomorrow. Tomorrow morning at 7:30. 7:45.